जब मैं शादी का नाम सुनती थी तो डर लगने लगता था, क्योंकि शादी के नाम पर जो खिलवाड़ लड़कियों के साथ किया जाता था, मुझे उससे खौफ आता था। यही वजह थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे बहुत इनकार करने पर भी मेरी शादी कर दी गई। मैं अपने कमरे में बैठी बेतहाशा रो रही थी। हालांकि आज मेरी शादी की रात थी। इस रात हर लड़की का बहुत से अरमान और सपने लेकर अपने पति के घर नई जिंदगी की खुशियां लेकर आती है। लेकिन मैं बेहद परेशान थी। मैं इस कदर बदहवासी का शिकार थी कि पति के आने का सोचकर ही मेरा दिल बुरी तरह से कांप रहा था। मेरा जी कर रहा था कि मैं कहीं छुप जाऊं जहां मेरा पति मुझे ना ढूंढ पाए। काश कि ये मंजर मेरी आंखों से गायब हो जाए। मेरा दिल उस वक्त किसी बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा था। बदहवासी की वजह से मेरे हाथ पांव ठंडे हो चुके थे। खौफ के मारे मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था कि जब कमरे का दरवाजा खुला और मेरे पति नवीन कमरे में दाखिल हुए, उसे देखकर मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। खौफ के मारे मैंने अपने बेड की चादर को अपने हाथों से पकड़े हुए थी। मैं जब्त से गुजर रही थी। जैसे जैसे मेरा पति मेरे करीब आ रहा था, मेरा पूरा वजूद धीरे धीरे कांपने लगा था। वो मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर मेरे खूबसूरत चेहरे को बड़ी प्यार से देखने लगा। मैं बेहद खूबसूरत थी और यही मेरे लिए मेरा सबसे बड़ी परेशानी की बात थी। जैसे ही उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा तो उसे मेरे हाथ इतने ठंडे लगे। तो ये देखकर वो मुझसे कहने लगा, क्या बात है रोहिणी, तुम इस कदर नर्वस क्यों हो? अब मैं उसे क्या वजह बताती कि मुझे शादी से डर लगता है। मैंने नहीं में सर हिला दिया। मैंने कहा, कुछ नहीं। वो कहने लगा, फिर तुम इस कदर घबराई हुई क्यों हो? मैंने धीरे से कहा कि मुझे इस रिश्ते से खौफ आता है। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। मेरा हाथ थाम कर मुझे तसल्ली देने लगा। कहने लगा, परेशान मत हो। मैंने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो कहने लगा, इसमें डरने की क्या बात है? मैंने कहा, मुझे खौफ आता है। पता नहीं कैसे होगा सब कुछ। वो कहने लगा, देखो इसका एक रास्ता है मेरे पास। मैंने पूछा, और वो कौन सा रास्ता है? मेरी इस बात को सुनकर उसने मेरे हाथों को थाम कर मुझे तसल्ली दी। इसके बाद वो उठकर खड़ा हो गया। फिर चलते हुए अलमारी के पास गया। अलमारी खोली, एक टेबलेट लाकर मेरे हाथों में दे दी। साथ में पानी का गिलास दिया। कहने लगा, ये टेबलेट खा लो। मैंने कहा, ये किस चीज की टेबलेट है? राजेश कहने लगा, तुम्हारी तमाम परेशानियों का हल इस टेबलेट में है। राजेश की बात को मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं उस वक्त बेहद घबराई हुई थी। खौफ से मेरी जान निकल रही थी। मैं सोचने लगी कि आखिर मेरी परेशानियों का हल ये एक टेबलेट कैसे हो सकती है। बहरहाल मैंने टेबलेट खा ली। राजेश मेरे करीब आने लगा। उसने मेरे दोनों हाथों को थामकर अपने होठों पर लगाया। मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। मैं यूं थी कि जैसे मुझ पर नशा सा हो चुका था। और फिर धीरे धीरे राजेश ने मुझे अपने करीब कर लिया, मगर मैं खौफ के मारे अपने आप उससे छुड़वाने लगी। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि जैसे मेरी आंखों में एक खुमारी सी उतरने लगी है। मुझे नींद आने लगी। मैं चाहकर भी खुद को जगा नहीं पा रही थी। कुछ ही पल लगे थे कि मैं गहरी नींद में जा चुकी थी। मेरी शादी से चंद दिन पहले मेरी सहेलियां मुझे लेकर बैठ गई थीं, जो कि पहले से शादीशुदा थीं। मुझसे कहने लगी कि कुछ ही दिन बाद तुम्हारी भी शादी होने वाली है, इसलिए जरूरी है कि हम तुम्हें इस रिश्ते के बारे में अच्छी तरह समझा दें। मैं शादी के रिश्ते से बिल्कुल नासमझ थी, इसलिए जब मेरी दोस्तों ने मुझे इस रिश्ते के बारे में बताया, तो मुझे इस रिश्ते से खौफ सा महसूस होने लगा। शायद उनके बताने का अंदाज ही कुछ ऐसा था। कहने लगी, पति अपनी बीवी पर शादी की रात बिल्कुल भी रहम नहीं करता, और तुम तो खैर मनाओ। तुम्हारा खूबसूरत रूप देखकर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ। ये कहकर वो मुस्कुराने लगी और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उनकी ये बातें सुनकर मेरे तो होश उड़ने लगे थे। शादी की रात का जो नक्शा मेरी दोस्त ने मुझे बताया था, मुझे उस रात से खौफ सा आने लगा। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे, मेरा दिल चाहता था मैं कहीं छुप जाऊं। इसलिए शादी की रात अपने पति के आने पर मैं बेहद डरी हुई और घबराई हुई थी। पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा।
लेकिन राजेश ने मेरी बात को सुनकर मुझे समझाने की कोशिश की। उसने मुझे शायद नींद की टेबलेट खिलाई थी, जिसे खाते ही मैं कुछ ही देर में सो चुकी थी। मुझे अपनी शादी की रात बिल्कुल भी याद नहीं थी। हाँ, इतना एहसास था कि मेरा पति मुझसे अपना हक वसूल कर चुका है। लेकिन सच तो शायद इतना भयानक था कि मेरी सोच भी उस तक नहीं पहुंच सकती थी। खैर, जब मैं सुबह उठी तो मेरा पूरा बदन दर्द से चूर था। मैंने करवट बदली तो मेरे कमर में बहुत तेज दर्द उठने लगी। मैं दर्द से चिल्ला उठी। मेरे साथ लेटा मेरा पति फौरन उठकर बैठ गया। कहने लगा, क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा, पता नहीं, मेरा सर बहुत भारी भारी सा लग रहा है। याद करने के बावजूद भी मुझे ये रात बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने चकराते सर को पकड़ूं या फिर अपनी दुखती कमर को। मैंने बेड पर नजर दौड़ाई तो मेरे हाथ में पहनी कांच की चूड़ियां टूटकर बेड पर बिखरी पड़ी थीं। मैंने बहुत मुश्किल अपना तकिया बेड के क्राउन के साथ लगाया। हाथों को बेड पर रखकर बहुत मुश्किल से उठकर बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठ गई। मेरे बाल खुले हुए थे और मेरी बिखरी हालत मुझे इस बात का एहसास दिला रही थी कि मेरे पति ने मेरे साथ नरमी वाला मामला नहीं किया था। मैं चाहकर भी अपने दर्द की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे यूं रोता देखकर राजेश भी उठकर बैठ गया। कहने लगा, देखो, ये सब तो होता ही है। तुम्हें अपने आप को इस बात का आदी बना लेना चाहिए। देखो, जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो तो इंसान कैसे अपने जज्बात पर काबू कर सकता है। फिर तुम रात को बहुत ज्यादा खौफजदा लग रही थी। मुझे लगा, अगर मैंने तुम्हें मेडिसिन ना दी तो तुम मुझे अपने करीब भी नहीं आने दोगी, और मैं अपनी ये रात बर्बाद नहीं करना चाहता था। ये कहकर वो उठकर बाथरूम में चला गया। लेकिन मुझे अपना वजूद इस काबिल भी नहीं लग रहा था कि मैं उठकर खड़ी हो सकूं। राजेश अपने घर में अकेला रहता था। उसके माँ बाप नहीं थे। पहले तो मेरे पापा इस रिश्ते पर राजी ही नहीं थे। कहने लगे, अकेला अकेला लड़का है, हमें तो ऐसे रिश्ते समझ में नहीं आते। लेकिन फिर मेरी माँ कहने लगी कि ये नौजवान अच्छा खासा कमाता है, अपना घर है। अब अगर उसके माँ बाप नहीं हैं तो इसमें उसका क्या कसूर है? आपने अच्छे से छानबीन तो करवाई है। इस रिश्ते में किसी ने कोई भी बुराई या नुक्स नहीं निकाला। अच्छा है, मेरी बेटी पर ससुराल का बोझ नहीं होगा। मैं नहीं जानती थी कि शादी की रात ही मेरी ऐसी हालत हो जाएगी कि मैं खड़ी होने के काबिल भी नहीं हूँ। राजेश जब नहाकर बाहर आया तो मुझसे कहने लगा, देखो, मेरे घर में तुम्हारी खिदमत करने के लिए फिलहाल कोई नहीं है, इसीलिए घर को तुम्हें खुद संभालना है। मुझे उसकी बात पर ऐतराज नहीं था, लेकिन मुझे अपने आप उस वक्त इस काबिल नहीं लग रहा था कि मैं उठकर नाश्ता बना सकूं। मुझे ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया कि जल्दी से उठकर बाहर आओ, मेरे लिए नाश्ता बनाओ। जब मैं बेड से उठकर खड़ी हुई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी कमर टूट जाएगी। मेरे कमर पर हाथ रखा, नहा धोकर कमरे से बाहर निकल गई। राजेश लॉज में ही बैठा फोन पर किसी से हंस हंस कर बातें कर रहा था। लेकिन जो बातें वो कर रहा था उसने मुझे शर्म से पानी पानी कर दिया था। वो गुजरी हुई रात का लम्हा न जाने किसे बता रहा था, वो भी बड़े बेबाक अंदाज में। मैं फौरन से नजरें झुकाए किचन में चली गई। बहुत मुश्किल से मैंने अपना और राजेश का नाश्ता बनाया था। नाश्ते के दौरान मैंने झिझकते हुए राजेश से ये बात कही थी। मैंने कहा, राजेश, मेरी कमर में बहुत तेज दर्द है, इसलिए मैं शायद रात को आपको वक्त ना दे सकूं। राजेश उस वक्त चाय पी रहा था। मेरी बात सुनकर उसका कप होठों के करीब जाते हुए रुक गया। कहने लगा, देखो, मैं तुम्हारे इस तरह के बहाने नहीं सुन सकता। मुझे किसी भी सूरत पर बहुत जल्द एक बच्चा चाहिए, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बेचैन सा हो गया था। मैं नहीं जानती थी कि रात को मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन जो हालत मेरी इस वक्त थी, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। लेकिन मेरा पति मेरी हर चीज से बेखबर, बस अपनी ही मनमानी करना चाहता था। जैसे ही रात हुई मुझे लगा मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। रात को फिर राजेश ने मुझे एक दूसरी टेबलेट दी। मैंने कहा, मुझे नहीं खानी है। कहने लगा, ये नींद की दवा नहीं है। मैंने कहा,
तो फिर ये और किस चीज की दवा है? कहने लगा, ये जल्द प्रेग्नेंट हो जाने की है। ये सुनकर मैं कुछ देर तो उसकी शक्ल देखती रह गई कि आखिर उसे किस बात की जल्दी थी। मेरी शादी को कौन से 3-4 साल बीत चुके थे। अभी मेरी शादी को 6 दिन भी नहीं गुजरे थे। वो मुझे प्रेग्नेंट होने की मेडिसिन देने लगा था। मैंने कहा कि अभी तो हमारी शादी को 20 दिन भी नहीं गुजरे हैं। वो कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मुझे कितनी शिद्दत से औलाद की ख्वाहिश है। मैं नहीं चाहता कि मजीद वक्त जाया हो। 1 साल में पहले ही ये देखता रहूं कि तुम्हें औलाद हो सकती है या नहीं, और फिर मैं तुम्हें मेडिसिन खिलाऊं। ये कहकर उसने वो टेबलेट मेरे मुंह में डाल दी। पानी का गिलास मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने पानी पीकर वो दवाई अपने अंदर उतारी। लेकिन मुझे हैरानी उस वक्त हुई जब गुजरती रात वाली मंजर मुझ पर फौरन से होने लगी। उस वक्त मेरा दिमाग इस काबिल नहीं था कि मैं ये बात सोचती कि अगर ये दूसरी टैबलेट थी तो मुझे नींद क्यों हो रही थी। मुझे क्यों इतनी तेज नींद आ रही थी कि मैं गहरी नींद में जा चुकी थी। लेकिन इस बार गहरी नींद और बेहोशी के आलम में भी अपनी चीखें मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थी, क्योंकि मेरी कमर में शदीद दर्द हो रहा था। दर्द की इतनी तेज थी कि गहरी नींद के बावजूद मैं रो रही थी। इस बार मेरी आंख दर्द की वजह से जल्दी खुल गई। उस वक्त मेरी कमर में इतना दर्द था कि मैंने राजेश को उठा दिया। मैंने कहा, मेरी कमर में बहुत तेज दर्द है। मुझसे सहा नहीं जा रहा। भगवान के लिए मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। लेकिन वो बेजार सी सूरत बनाए कहने लगा कि अभी तो सुबह भी नहीं हुई है। तुम क्यों मेरी नींद खराब कर रही हो? मैं तुम्हें पेन किलर देता हूँ, तुम वो खा लो। उसने मुझे एक और दवाई दी, जिसे खाकर मेरे दर्द में बस जरा सा फर्क हुआ। इतना कि मैं सो गई। लेकिन जैसे ही मैं सुबह उठी, दर्द की शिद्दत फिर से बढ़ने लगी। अब तो ये रोज का काम बन गया। मुश्किल से 8 दिन मैं इसी तकलीफ से लाचार थी। लेकिन राजेश को तो जैसे मेरी किसी तकलीफ का कोई एहसास ही न था। एक दिन वो ऑफिस से वापस लौटा तो मैंने कहा कि मुझे मायके छोड़ दो। मुझे राजेश से दूर रहने का बस यही एक बहाना समझ में आ रहा था। वो कहने लगा, नहीं, ये नहीं हो सकता। जब तक मेरी औलाद नहीं हो जाती, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं भेजूंगा। मुझे समझ नहीं आती थी, आखिर उसे औलाद की इतनी जल्दी क्यों है। हर चीज अपने वक्त पर ही होती है। औलाद का हो जाना मेरे हाथ में तो नहीं है। 8 दिन में मेरा ये हाल हो चुका था कि मैं ठीक चल फिर भी नहीं पा रही थी। पेन किलर खाकर अब तो मेरा दिमाग भी डिस्टर्ब हो चुका था। मैं राजेश से डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहती तो इस बात पर भी नहीं मानता था। कहता था, डॉक्टर भी तुम्हें पेन किलर ही देगी। लेकिन एक बार जैसे ही वो घर से बाहर गया, मैंने अपनी माँ को बुला लिया। उनके साथ मैं एक लेडी डॉक्टर के पास चली गई। मैंने उससे कमर दर्द की शिकायत का कहा। मेरा हाथ अभी भी अपनी कमर पर था। मैं 8 दिन से लगातार ये तकलीफ बर्दाश्त कर रही थी। मेरी डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो अपने कानों को हाथ लगाने लगी। जो बात मुझे डॉक्टर ने बताई, वो सुनकर तो मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। मैंने नहीं में सर हिलाया। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कोई गलत फहमी हुई है। वो कहने लगी, मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं, इसलिए मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फिर वो मुझसे पूछने लगी कि क्या तुम उस वक्त होश में होती हो जब तुम्हारा पति तुम्हारे करीब आता है। मैंने नहीं में सर हिला दिया, क्योंकि राजेश तो रोज मुझे जल्द प्रेग्नेंट हो जाने की दवाई देता था, जिसको खाते ही मैं नींद में चली जाती थी। लेकिन जो बात लेडी डॉक्टर ने मुझसे कही थी, मुझे उसकी बात सुनकर राजेश पर शक होने लगा। वो कहने लगी कि अगर तुम्हारे पति को तुमसे मोहब्बत है, तो वो तुम्हें नींद की दवा देकर क्यों रिश्ता कायम करता है? इसकी क्या वजह है? इस तरह के सवालात सुनकर मुझे राजेश पर शक सा होने लगा। लेकिन ये मैं कैसे जान सकती थी कि क्या सच है, क्योंकि मैं उसे पहले भी कई बार वो टेबलेट खाने से इनकार कर चुकी थी। लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनता था। जबरदस्ती वो मेरे मुंह में टेबलेट डाल देता था और पानी का गिलास मेरे लबों पर लगा देता था। अपने सामने वो मुझे टेबलेट खिलाता था। डॉक्टर कहने लगी कि अच्छा ऐसा करो, तुम मुझे उस टेबलेट का नाम बताओ। तब मैंने सोचा
कि मुझे तो उस टेबलेट के बारे में कुछ भी पता ही नहीं है। आज तक राजेश ने मुझे वो टेबलेट दिखाई ही नहीं थी। वो तो अपनी अलमारी में से वो दवा निकालकर मुझे देता था। लेकिन मैंने जब ये बात डॉक्टर को बताई तो वो हंसने लगी। कहने लगी, ऐसी कौन सी दवाई है जो तुम्हारा पति इतना छुपा के रखता है और रोजाना तुम्हारे इनकार करने पर भी तुम्हें खिलाता है। तुम अपने पति की हरकतों पर जरा गौर करो तो तुम्हें मेरी बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी। डॉक्टर मुझसे ये सारी बातें कह रही थी। मैं उस वक्त अकेली उस लेडी डॉक्टर के कमरे में थी। मेरी माँ कमरे से बाहर बैठी थी, इसलिए हर बात से अनजान थी। मैं गायब दिमागी से अपने घर पहुंची। जी, मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? तुम्हारे सर पर तो सास का सर और ननंद देवर की जिम्मेदारी भी नहीं है। तुम्हारा पति भी तुमसे मोहब्बत करता है। 8 दिन में तुमने अपनी क्या हालत बना ली। तुम्हारी रंगत भी बिल्कुल पीली पड़ चुकी है। अब मैं अपनी माँ को क्या बताती कि मैं किस बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। मेरा पति किसी बहसी जानवर से कम न था। रात को मुझे नींद की दवा खिलाकर मेरे साथ खिलवाड़ करता है। मेरी माँ मुझे नसीहत करके अपने घर चली गई थी। मैं पूरा दिन डॉक्टर की बातों को सोचती रही, लेकिन मेरे पास इस बात का कोई हल नहीं था और ये ऐसी बात थी कि मैं राजेश से कह भी नहीं सकती थी। मुझे अपने आप बिल्कुल बेबस लग रहा था। मेरा जी चाहा कि मैं अपनी माँ के साथ ही उनके घर चली जाऊं, लेकिन मेरी माँ मुझे कभी भी मेरे पति की इजाजत के बगैर अपने घर लेकर नहीं जाती। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मैं क्या करूं और क्या न करूं। फिर मेरे दिमाग में आया कि अलमारी खोलकर देखती हूँ, आखिर राजेश मुझे कौन सी टेबलेट खिलाता है। मैं जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। धीरे धीरे से चलती हुई कमरे में आई। राजेश की अलमारी खोली। सामने ही उसके कपड़े पड़े हुए थे। मैंने एक एक जोड़ा उठाकर देखा, लेकिन मुझे वो टेबलेट कहीं नहीं मिली। फिर मैंने लॉकर भी देख लिए। उसमें भी उसके कुछ जरूरी कागजात थे, लेकिन कोई दवाई नहीं थी। लेकिन जब मैंने नीचे लॉकर खोलना चाहा तो वो लॉक था। मैं समझ गई कि वो टेबलेट राजेश ने उसी लॉकर में रखी है। रात को जब जब वापस आया तो उसे खाना दे दिया, लेकिन मेरी भूख तो जैसे उड़ चुकी थी। मैंने खाना नहीं खाया था। रात को सोते वक्त मैंने दूध का गिलास पी लिया। इससे पहले कि राजेश कमरे में आता, मैं तुरंत बेड पर जाकर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली ताकि राजेश को लगे कि मैं सो चुकी हूँ। हो सकता है मुझे सोया हुआ देखकर वो मुझे लेबलेट न खिलाए और न मुझ पर नींद तारी हो। आखिर वो रात को मेरे साथ करता क्या है? कुछ ही देर बाद राजेश कमरे में आया। मुझे बेड पर सोता देखकर करीब आया, बाजू से मुझे हिलाकर उठाने लगा। कहने लगा, उठकर बैठो। मैंने आंखें खोली तो राजेश माथे पर तेवरी चढ़ाए मुझे देख रहा था। मैंने कहा, राजेश, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। मेरी कमर में शदीद दर्द है। मेरी बात सुनकर नवीन कहने लगा, ये बहाने तुम मेरे सामने मत लगाओ। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, मुझे हर कीमत पर औलाद चाहिए। चलो उठो, ये टेबलेट खाओ। मैं उठकर बैठ गई। मैंने कहा, आखिर आपने टेबलेट अपनी अलमारी में छुपा कर क्यों रखी है? मेरी बाकी टैबलेट्स के साथ रख दें, मैं खुद खा लिया करूंगी। मेरी बात सुनकर उसने बड़े ताज्जुब से मुझे देखा। कहने लगा, तुम ये कैसे जानती हो कि मैंने तुम्हारी टेबलेट को अलमारी के लॉकर में रखा है? मैं उसकी बात सुनकर घबरा गई। जल्दबाजी में शायद मैंने कुछ गलत कह दिया था। मैंने कहा कि ऐसे ही मैंने सोचा कि आज मैं खुद टेबलेट खा लूं। मैंने आपकी अलमारी देखी तो कहीं पर भी वो दवाई मुझे नहीं दिखी। मुझे लगा शायद आपने खुद लाकर लॉकर में रखी है। मैंने एक बहाना तराशा था। वो कहने लगा, तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं वो टेबलेट रोजाना तुम्हें खिलाता हूँ और जब तक बच्चा नहीं हो जाता मैं वो तुम्हें खिलाऊंगा। मैंने कहा, राजेश, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आप क्यों मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा रहे हैं? और बच्चा पैदा करने के लिए एक पूरी ट्रीटमेंट होता है और वो कोई डॉक्टर ही मुझे बता सकती है। यूं खुद ही से टेबलेट खाना ठीक नहीं होता। मैंने सोचा कि शायद मेरी इस बात पर राजेश मुझे वो दवाई ना दे, लेकिन वो कहने लगा, मैं जानता हूं वो दवाई हर औरत को प्रेग्नेंट करती है।
तुम्हें किसी भी डॉक्टर से कोई इलाज करवाने की जरूरत नहीं है। तुम बस मेरी बात मानो, तुम्हारे लिए वही काफी है। मैंने कहा, मैं आज कोई भी दवाई नहीं खाऊंगी। मेरा ये कहना था कि राजेश का पारा हाय हो गया। उसने मुझे जबरदस्ती दवाई खिलाई और दवाई खाने के बाद मेरी फिर से वही कैफियत होने लगी। सुबह मैं अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रो रही थी कि अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द मैं मर जाऊंगी। इसलिए मैंने एक तरकीब निकली। रात के वक्त मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया और ऐसी जगह पर रखा जहां से मेरा बेड आसानी से नजर आ सके। रात को राजेश ने फिर मुझे दवाई खिलाई और मेरी वही कैफियत होने लगी। सुबह जब मैं उठी तो राजेश के ऑफिस जाने का इंतजार करने लगी। जैसे ही वो घर से बाहर निकला, मैंने जल्दी से वो कैमरा उठाया। उस पर लगी वीडियो देखने लगी, जिसे देखकर मेरे होशो-हवास उड़कर रह गए। मैंने वो पूरी वीडियो भी नहीं देखी थी। मोबाइल को बेड पर एक तरफ फेंक दिया और अपने चकराते हुए सर को पकड़ने लगी। जो कुछ मेरा पति मेरे साथ रात में करता था, वो कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। इससे पहले कि राजेश वापस आता, मैंने अपनी माँ को अपने घर बुला लिया। सारी सच्चाई उन्हें बता दी। ये सुनकर तो मेरी माँ रोने लगी। मेरे पापा अपना सर पकड़कर बैठ गए, क्योंकि राजेश एक नामर्द इंसान था। वो इस काबिल नहीं था कि औलाद पैदा कर सके, बल्कि वो इस काबिल भी न था कि बीवी के पास आ सकता था। मुझ पर ये रोब जमाने के लिए और ये साबित करने के लिए कि वो एक पूरी तरह मर्द था। वो रात गुजारने के लिए अपने दोस्तों को मेरे कमरे में भेज देता था, जो मेरे साथ बदतर सलूक करते थे। मेरे पापा ने राजेश पर केस कर दिया, मुझे तलाक भी दिलवा दी। राजेश की इन्वेस्टिगेशन की तो मालूम हुआ कि उसकी पहले भी शादी हो चुकी है और उसकी बीवी ने उससे इसी बात पर तलाक ली थी कि वो नामर्द है और औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है। शायद अपनी उसी असलियत को छुपाने के लिए और अपनी बीवी पर ये साबित करने के लिए कि वो औलाद पैदा कर सकता है, उसने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। मेरी जिंदगी को नर्क बनाकर रख दिया। जब मैं लेडी डॉक्टर के पास गई तो उसने मुझसे यही कहा था कि तुम्हारे साथ रेप हो रहा है। करने वाले एक से ज्यादा लोग हैं। उस वक्त मैं ये सुनकर जब्त से गुजर रही थी कि काश ये बात झूठ हो। लेकिन राजेश मुझे प्रेग्नेंट करने के लिए नींद की दवाई देता था, ताकि मेरे साथ ये घटिया खेल खेल सके और अपना मान सम्मान पा सके। अपनी पहली बीवी पर जताने के लिए कि वो एकदम ठीक है, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। दोस्तों, ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, संस्था या समाज की भावनाओं को आहट करना नहीं है। कहानी में दिखाए गए पात्र, घटनाएं और परिस्थितियां केवल सामाजिक संदेश देने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आप सबको कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और नई कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।